हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि सीटेट के अंतर्गत आता है, उसकी टॉपिक वाइज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं और इस जो लेसन में हम पढ़ेंगे अधिगम। और पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था विकास की अवधारणा और सीखने के साथ उसके संबंध के अंतर्गत विकास क्या है, विकास का अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ वृद्धि और विकास में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अधिगम अर्थात लर्निंग यानी कि सीखना होता है। इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अनेक अनुभवों से परिचित होता है और इन अनुभवों के द्वारा उसके विचारों, संवेगों, कार्यों आदि से किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य होता है और यह परिवर्तन ही व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, कुछ ना कुछ नवीन की उपलब्धि ही परिवर्तन है और व्यक्ति में यह परिवर्तन ही अधिगम कहलाती है। समझ में आ रहा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, लर्निंग, सीखना। हम कुछ भी करते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किसने कहा है, तो याद रखना ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार। दोस्तों, स्किनर के अनुसार क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। इन्होंने क्या कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब आगे तरफ। ठीक है, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, हम जो पर डे कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉल्विन के अनुसार, कॉल्विन ने क्या कहा है, अनुभव द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। याद रखना, अनुभव द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार में परिवर्तन, जो कि हमारे व्यवहार में पहला कैसा व्यवहार था, हमने कुछ सीखा नहीं है, उस समय क्या हमारा व्यवहार है, जब हम कुछ सीख लेते हैं और उस समय हमारा व्यवहार क्या है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अर्थात क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि सीखना अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। भाई, हमारी आदत तभी खराब है, हम क्या करते हैं, सुबह सोते हैं, सो करके जगते हैं। जब हम बच्चे होते हैं सो के जगते हैं, हमें ब्रश नहीं करना आता, पर हमको सिखाया जाता है। जब हम सीख लेते हैं तो हमारी आदत का निर्माण हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पर डे ब्रश करने लगते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हम सीख कर ही करते हैं। ठीक है, तो ये पावलोव ने कहा है कि सीखना अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्डहाइक के अनुसार क्या है, सीखना स्नायुमंडल में परिस्थितियों एवं अनुक्रियाओं के बीच संयोग संबंधों का बनना एवं शक्तिशाली होना है। ठीक है, याद रखना, इन्होंने कहा है सीखना स्नायुमंडल में परिस्थितियों एवं अनुक्रियाओं के बीच संयोग संबंधों का बनना एवं शक्तिशाली होना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो है अधिगम की परिभाषाएं क्लियर होगी। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा अधिगम की विशेषताएं क्या है। ठीक है दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित है, देख लेते हैं क्या क्या है। अधिगम अनुभवों को प्राप्त करता है। अधिगम से हम क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अधिगम सक्रियता पर आधारित है। याद रखना, अधिगम जो है सक्रियता पर आधारित है। एग्जाम्पल में अभी मान लीजिए हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, सक्रिय होकर सीखते हैं। ठीक है, अगर हम निष्क्रिय होकर सीखेंगे तो हम उसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, अधिगम सक्रियता पर आधारित है। अधिगम विकास का आधार है। ठीक है, अधिगम विकास का आधार है, यानी कि हमें विकास चाहिए तो हमें अधिगम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। यानी ये व्यापक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा हमेशा। अधिगम एक अविरल प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि कभी रुकती नहीं है। ठीक है, अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो सही बात है कि भाई व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाती है। जैसे अनुकूलन व्यक्ति के अधिगम पर निर्भर करता है। अनुकूलन क्या है, व्यक्ति के अधिगम पर निर्भर करता है। अनुकूलन का अर्थ क्या हो गया, जैसे मान लीजिए
हम क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। पर कैसे, जब हम कोई चीज़ को जानते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास उस चीज़ का ज्ञान है तभी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अनुकूलन व्यक्ति के अधिगम पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास अधिगम नहीं है, लर्निंग नहीं है, हम जानते नहीं उस चीज़ के बारे में, तो हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना पाएंगे। आगे देखते हैं, विश्व के समस्त व्यक्ति अधिगम के माध्यम से ही विकसित होते हैं। याद रखना, विश्व के समस्त व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अधिगम वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। अधिगम वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम। वातावरण से अर्थ क्या हो गया, हम जो कुछ भी करते हैं वातावरण में ही करते हैं, जो कुछ सीखते हैं वातावरण में ही सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया जा रहा है कि अधिगम का ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो कई सारे कारक हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर। मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे कैसे सीख पाएंगे, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं और अगर इच्छुक हैं तो बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो देख लेते हैं। जिसे मतलब बालकों को नए ज्ञान की दिशा में प्रेरित करने से पहले ये जरूरी है कि उसमें सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा की जाए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं, तो कितना भी आप सिखाते रहिए वो सीख नहीं सकता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होने पर, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी बालक किसी भी बात को सीख लेने में सफल हो जाता है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा का स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिनतम ज्ञान को भी सरलता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा स्तर यह है अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ये क्या मतलब हुआ भाई, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है सीखने से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि बालक का ध्यान, रुचि एवं नियमितता पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। अगर बालक का शरीर और स्वास्थ्य मतलब सही नहीं है तो बिल्कुल सीख नहीं सकता कभी भी। क्योंकि हुआ क्या कि मान लो बीमार है कोई बालक, तो वो कैसे सीखेगा, ठीक है, उसका दिमाग तो हमेशा बीमारी में रहेगा, वो बेचारा परेशान रहेगा। इसलिए ये जो अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की अवधि। ये किस प्रकार प्रभावित करता है भाई अधिगम को। तो कोई भी बालक है, अगर उसको लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा दिया जाए तो वो बिल्कुल ऊब जाएगा, क्या करेगा, बिल्कुल बोरिंग फील करने लगेगा। बट अगर एक समयावधि सेट कर दी जाए, ठीक है, इस मतलब 2 घंटे का मैथ है, ठीक है, 1 घंटे की, इस तरीके मतलब जिसे इस स्कूल में पढ़ाई होती है ना, टर्न वाइज, ठीक है, इस तरीके से जो है एक समय की अवधि होने जरूरी है। अगर समय की अवधि नहीं है, कभी कोई मैथ आगे 2 घंटे पढ़ा जा रहा है, कोई हिंदी वाला आधे घंटे पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से ना ये बालक के दिमाग पर बिल्कुल बहुत गहरा प्रभाव पड़ती है। तो इसलिए अधिगम को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण जो है सीखने की अवधि भी है। आगे देखते हैं, परिपक्वता, ठीक है। परिपक्वता मतलब क्या है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बालक है, अगर वह क्लास 4 में पढ़ रहा है और उसको क्लास 9 की स्कूल की मैथ पढ़ाई जाए तो क्या वो सीख सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए उसका परिपक्व होना यानी कि उस अवधि को प्राप्त करना, उस उम्र सीमा को प्राप्त करना भी आवश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा। भाई अभिप्रेरणा भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण। अभिप्रेरणा द्वारा ही सीखने की गति को, ठीक है, तीव्र किया जा सकता है। प्रेरणा प्राप्त होने पर बालक उत्साहित होकर किसी भी बात को रुचिपूर्वक सीखते तथा इसके द्वारा जटिल पाठ को आसानी से बिल्कुल क्या कर सकता है, वो सीख सकता है। इसलिए अभिप्रेरणा बिल्कुल कंपलसरी है। अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, एक तरीके से क्या करता है, उसका बूस्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग बूस्ट हो जाता है और जल्दी जल्दी वो सीखने को आतुर होता है। नेक्स्ट है अधिगम विधि, ठीक है। अधिगम की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कि भाई हम किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। हमें सिखाना है वातावरण के बारे में, हमें पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और हम क्लास में लेकर पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो ठीक है, क्या ना, बिल्कुल नहीं। हमें साइंस पढ़ाना है तो हम क्या साइंस केवल कॉपी में पढ़ा सकते हैं क्या, कंप्यूटर केवल कॉपी में, बिल्कुल नहीं। हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, उसके सामने ला करके रखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये कंप्यूटर इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसलिए अधिगम विधि भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण। भाई वातावरण क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा यह प्रभावित करता है किसी भी बालक के अधिगम के ऊपर, ठीक है। छात्र को सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षालय यानी कि जो हमारा वातावरण है, वहाँ के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है।
यानी शांत माहौल में बालक आसानी से सीख सकता है, उस पर ध्यान दे सकता है। ऐसा नहीं कि बगल में डीजे बज रहा हो, बालक को कहो पढ़ो तो कभी नहीं पढ़ सकता। वातावरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण जो कि बहुत ज़्यादा ही फैक्ट है, और इसके डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये एक टॉपिक भी है हमारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं शिक्षक की भूमिका। ये भी जरूरी है भाई, शिक्षक की भूमिका किस तरीके से प्रभावित करती है किसी भी अधिगम को। तो शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व उसे वैज्ञानिक उचित शिक्षण विधियों व व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उचित ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि हमको मैथ आती नहीं है और हम चले आए पढ़ाने, और मैथ को क्या करेंगे, गाइड से दे के पढ़ाएंगे क्या, तो बच्चों को कैसा लगेगा, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अभ्यास एवं प्रशिक्षण। हमें अभ्यास और प्रशिक्षण भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, लगभग 10 हैं, और भी हैं पर ये इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं सीखने की विधियाँ। दोस्तों सीखने की कितनी विधियाँ होती है, मुख्यतः 5 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? पहली है अवलोकनात्मक जो अधिगम होता है, दूसरी है प्रयास एवं सफलता, नेक्स्ट है समन्वयकरण, 4th नंबर है प्रोजेक्ट विधि, और लास्ट है समस्या समाधान विधि। तो दोस्तों अवलोकनात्मक अधिगम जो होता है, इसमें 3 पक्ष समावेश होता है, 3 पक्षों का समावेश होता है, याद रखना। एक होता है अंतर संबंध, दूसरा होता है अंतर्दृष्टि, तथा तीसरा होता है अनुकरण, याद रखना, ठीक है। और प्रयास एवं सफलता अधिगम क्या होता है कि अधिगम की यह विधि मूलतः प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। तो कोई बच्चा अगर सीखने में गलती करता तो समझ ला वो सीखने की प्रोसेस में है, अगर वो गलती ही नहीं कर रहा तो वो सीख नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वयकरण। समन्वयकरण क्या होता है दोस्तों, ये होता है जनरलाइजेशन, यानी कि समन्वयकरण प्रत्यक्ष निर्माण अधिगम का एक आवश्यक तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यह मूलतः शिक्षण की विधि है। इस विधि में अधिगम प्रायः अवसरजन्य होता है। इस प्रकार के अधिगम के स्थायीकरण के लिए उसकी पुनरावृत्ति की विशेष महत्व होती है। यानी इसमें हम प्रोजेक्ट दिखाते हैं, बच्चे से कहते हैं ये चीज़ यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है। इस विधि से हम सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, ठीक है। अधिगम की एक महत्वपूर्ण विधि समस्या समाधान की भी विधि होती है, ठीक है। इस विधि द्वारा अधिगमकर्ता में चिंतन की प्रकृति का विकास होता है, याद रखना। वो क्वेश्चन देखता है, समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है, तो चिंतन करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों अधिगम के कुछ नियम के बारे में जो है बताया गया है। अधिगम के कौन कौन से नियम होते हैं, जैसा कि थार्नडाइक के द्वारा बताया गया, अधिगम के गौण और मुख्य होते हैं नियम होते हैं दोस्तों। अधिगम के गौण नियम 5 होते हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, तीसरा है आत्मीकरण का नियम, और 4th नंबर है आंशिक क्रिया का नियम, और 5th है मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि बहु प्रतिक्रिया का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार अधिगम की दिशा में अपना कोई निर्णय थोपने के विपरीत जहां आवश्यक हो व्यक्ति को अपना निर्देशन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। थार्नडाइक के अनुसार जब कोई प्राणी किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, परंतु धीरे धीरे अपने प्रयासों के आधार पर ही उसे यह ज्ञान हो जाता है कि सीखने की दृष्टि से कौन से उपाय या विधि सबसे है। मान लीजिए आप साइकिल बचपन में चला रहे थे, आपको चलाना नहीं आता है, आप चोरी से पिताजी की साइकिल ले जाते और चलाते वक्त क्या होते थे, आप चलाते, पैडल मारते, गिरते, किसी तरीके से आप महीने 2 महीने में या 10 दिन में जो जितना जल्दी सीख सकता है उसको सीखा, उसने समझ लिया कि किस तरीके से हमें साइकिल चलानी है, आगे ध्यान देना है, पैडल पे पाँव रखना है, ठीक है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है संबंध परिवर्तन के नियम, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, इस नियम के आधार पर पूर्व अधिगम से संबंधित परिस्थितियों का सृजन किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि थार्नडाइक क्या कहते हैं, यदि छात्र के समक्ष नवीन ज्ञान प्रदान करते समय उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जाए जो परिस्थितियां उसके समक्ष पूर्व प्रदान, जो कि पहले उसने देखा है, पहले जो उनको ज्ञान प्रदान है, ठीक है,
तो उस समय क्या होगा, वह परिस्थितियों की साम्यता यानी कि उसको उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। जिसे हम लोगों ने, जैसे कि आप अगर आपने बीएड किया, बीटीसी किया, जब भी जो भी किया हो, तो उसमें क्या है, आपने छात्रों का पूर्व ज्ञान आकलन किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन किया। इस तरीके से साहचर्य परिवर्तन का नियम होता है। नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आत्मीकरण का नियम में, तो इसको लॉ ऑफ एसिमिलेशन बोलते हैं। इस नियम के आधार पर पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है तथा प्रदत्त ज्ञान को शिक्षार्थियों के मस्तिष्क का स्थायी अंग बनाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, जो कि जानता है बच्चा, ठीक है, जैसे नाउन के बारे में वो जानता है पर नाउन के काइंड्स के बारे में नहीं जानता है, तो नाउन से जो कि ज्ञात है उससे अज्ञात की तरफ, ठीक है, का शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। याद रखना, आत्मीकरण का नियम जो कि ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। इस नियम के अंतर्गत अंश से पूर्व की ओर, ठीक है, अंश से पूर्व की पूर्ण की ओर, यानी जो थोड़ा बहुत जानते हैं उससे पूरी तरफ, ठीक है, हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तक जानते हैं, उसके आगे हमें जानना है, ठीक है। तो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किस में करते हैं, तो आंशिक क्रिया का नियम में। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा हमारा मन, ठीक है, एक्सेप्ट करता है कोई चीज़ को, मानसिक, हमारी जिस प्रकार की मानसिक दृष्टि होती है ना, उसी प्रकार हम उस चीज़ को समझेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है, उसी प्रकार का हमारा दृष्टिकोण होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के कुछ मुख्य नियम हैं जो कि अभी हमने गौड़ नियम पढ़े थार्डाइट के अनुसार, तो थार्डाइट ने ही मुख्य नियम भी दिया है। तो उन्होंने 1, 2, 3 यानी 3 जो है मुख्य नियम दिए हैं। एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। याद रखना दोस्तों, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो ये होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। तत्परता का नियम, हम किसी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। अभ्यास, हम कोई चीज़ को बार बार करके सीख सकते हैं। और किसी का प्रभाव पढ़ के, हम कोई चीज़ को देख जानते हैं, हम उसको आइडियल मान के उस तब सीखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ऑप्शन में 4 ऑप्शन देते हैं, ये 3 देगा, एक अलग देगा और पूछेगा इसमें अधिगम के मुख्य नियम में से कौन एक नहीं है, तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं विकास के सिद्धांत, जो कि हम लोगों ने कल विकास के अर्थ और परिभाषा के बारे में समझ लिया था, सिद्धांत रह गया था, वो समझ लेते हैं क्या है का सिद्धांत। विकास निरंतरता होता है, विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है, क्रमिक होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है विकास दिशा का सिद्धांत, और नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, लास्ट नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, और लास्ट है वंशानुक्रम एवं वातावरण। जैसा कि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम वहाँ पे पढ़ा देंगे इसके बारे में कि वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या और किस तरीके से विकास पर ये इफेक्ट करता है, ठीक है, ये विकास का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों विकास को भी कोई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। हमारा विकास हमारी बुद्धि के अनुसार होता है, मान लीजिए, तो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण ये हर जगह आपको मिलेगा, ये जरूर हमारे जो विकास को प्रभावित करते हैं। भोजन, रोग, परिवार, शिक्षालय, बौद्धिक विकास, समुदाय, लैंगिक भेद, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखते हैं विकास की अवस्थाएं। दोस्तों विकास की अवस्थाएं जो हैं वो रॉस के अनुसार दी गई हैं, तो वो अगर क्वेश्चन में कहे कि रॉस के अनुसार बताइए तो अलग होगी, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों के ने अलग अलग दी है, तो हमने दोनों को यहाँ डिस्कस कर दिया है। एक तो रॉस के अनुसार दी गई है, ठीक है, और दूसरी है हरलॉक के अनुसार, ठीक है। तो देख लेते हैं रॉस के अनुसार कि शैशवावस्था कब से कब उन्होंने माना है, तो दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था को 6 से 12, और किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको रट लीजिएगा, जैसा भी करिए, बस गलत मत करके आइएगा। आगे देख लेते हैं हरलॉक के अनुसार गर्भकालीन अवस्था, इन्होंने जो है 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहला हरलॉक के अनुसार गर्भकालीन अवस्थाएं जो कि गर्भ से जन्म तक होता है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, 14 दिन तक, ठीक है।
और बचपनावस्था इन्होंने बताया 2 सप्ताह से पूर्व से 2 वर्ष तक, ठीक है। और नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, कई बार पूछ चुका है। पूर्व बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था पूछ चुका है। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, हारला के अनुसार पूछे तब बताना, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 14 वर्ष तक है। पूर्व किशोरावस्था है 14 से 17 वर्ष तक। और किशोरावस्था 17 से 21। और प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछे, किसी का नाम ना दे तो पूछे, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि गर्भावस्था जन्म से पूर्व, ठीक है। जन्म ना हो तब तक गर्भावस्था, जैसे ही जन्म लेते हैं तो बच्चा शैशवावस्था के अंतर्गत आता है और ये 6 वर्ष तक चलता है। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। और वयस्कावस्था जो है 18 से मृत्यु तक चलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जितनी व्यवस्थाएं हैं मैंने सब बता दिया है, आप बिल्कुल गलत मत करके आइएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।